अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 यानी आपकी इस किताब के पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज के आर्टिकल में बिलखसूस हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनको हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में और बताते हैं कि कौन से रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं और कौन से इरिवर्सिबल होते हैं। जी, तो अज़ीज़ तलबा, जैसे अभी हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि आज हम बाब नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी इस बुक का पहला बाब है। चूँकि 8 बाब आप 9th क्लास की किताब में पढ़ चुके हैं, तो 9वां बाब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसका मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको शुरू में दे दिया। बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारे माहौल के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, आपको वहाँ पर इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है तो मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ जिससे आप केमिकल इक्विलिब्रियम को समझ जाएंगे। हमारा जो माहौल है, हमारे माहौल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस दिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल जो है, एक मिसाल देता हूँ। पहले तो बेटा ये ज़हन में रखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पैदा होता है। इक्विलिब्रियम हर उस जगह पे पैदा हो जाता है जहाँ पर दो कुव्वतें बराबर हो जाएं, दो अवामिल, दो ऐसे प्रोसेसेस जो चल रहे थे वो बराबर हो जाएं, एक ही स्पीड पर चलना शुरू हो जाएं, एक ही रफ्तार पर चलना शुरू हो जाएं, एक जैसी मिकदार पैदा करना शुरू कर दें, तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक मिसाल देखें जो हमारे माहौल में बड़ी कॉमन चल रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप सबको पता है कि हमारे माहौल के अंदर पौधे मौजूद हैं। जितने भी पौधे हैं उनमें से सारे के सारे या उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसा अमल चलाते हैं जिससे वो अपनी खुराक बनाते हैं। और उस अमल के लिए वो क्या करते हैं? उस अमल के लिए वो एक गैस हासिल करते हैं जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और उसका फॉर्मूला है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में, हमारी हवा में अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया हुआ है और पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं हवा में से और ज़मीन में से लेते हैं पानी, और वो एक प्रोसेस चलाते हैं, वो एक अमल चलाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो अपनी खुराक बनाते हैं ग्लूकोज की सूरत में, और साथ ही साथ एक गैस वहाँ से खारिज कर देते हैं जिस गैस का नाम है ऑक्सीजन और उसका फॉर्मूला है O2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे जो पौधे हैं हमारे माहौल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं हवा में से, और साथ ही साथ वो एक प्रोसेस चलाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और उससे वो अपनी खुराक बना लेते हैं ग्लूकोज की सूरत में और ऑक्सीजन गैस को वहाँ से रिलीज कर देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस हमारी हवा में खारिज होती है और इस ऑक्सीजन गैस को हवा में से जानवर अपने जिस्मों के अंदर ले जाते हैं। और जानवर जब इसको अपने जिस्मों में, इंसान समेत तमाम जानवर जब इसको अपने जिस्मों के अंदर लेकर जाते हैं, तो ऐसे में वो जो भी उनके जिस्म में ग्लूकोज होती है उसको तोड़ देते हैं एक ऐसे प्रोसेस, एक ऐसे अमल के अंदर जिसका नाम है रेस्पायरेशन। तो जानवर वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। तो इस पूरे अमल के अंदर हमें नजर आ रहा है कि जो ऑक्सीजन पौधों ने बनाई वो ऑक्सीजन जानवरों ने हासिल कर ली, और जानवरों ने उसको इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों ने हासिल किया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाई और फिर से उस ऑक्सीजन को हवा के अंदर खारिज कर दिया। इस तरह से ये एक बैलेंस बरकरार है कि जितनी ऑक्सीजन आपके माहौल में आई वो इस्तेमाल हुई बहुत सारी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों ने इस्तेमाल करके फिर से ऑक्सीजन बना दी।
तो ये एक माहौल के अंदर, हमारे माहौल में जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम की, एक साइकिल की एक बेहतरीन मिसाल थी जो मैंने आपको दी है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। तो हमारे माहौल के अंदर चलने वाले इक्विलिब्रियम की एक ये शानदार मिसाल आपके सामने है। एक और मिसाल को हम डिस्कस कर सकते हैं और वो है पानी की मिसाल। जितना भी पानी नदी, नालों, दरियाओं और समंदर में होता है, जब सूरज निकलता है या सूरज नहीं भी फर्ज करें होता, तो दिन के वक्त खुद ब खुद या रात के वक्त उनकी एवेपोरेशन चलती है। वो सारा का सारा पानी, उसमें से बहुत सारी मिकदार एवेपोरेट हो जाती है और वो वेपर्स के अंदर, यानी अपने अपने वो जो वेपर्स क्रिएट हुए हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब वो वेपर्स ऊपर इकट्ठे होते हैं, वेपर्स इकट्ठे होकर बादल बनते हैं, बादल बनने से बारिश होती है, बारिश बनने से वो पानी दोबारा के नीचे आ जाता है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, कि आपको वो इक्विलिब्रियम दिखा सकता है कि किस तरह मुख्तलिफ साइकिल्स चल रही हैं और वो इक्विलिब्रियम हमें शो करता है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गई, ये तो एक मिसाल हो गई हमारे आम माहौल के अंदर से, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको दे दी है। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या और हमें कहाँ नज़र आता है, लेकिन उसके लिए इस मिसाल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब है पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना। मिसाल के तौर पर इसकी एक सबसे आम मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी। अभी मैंने इस मसावात को, इसको मसावात कहा जाता है, मैंने अभी इस मसावात को बैलेंस नहीं किया, अभी ये बैलेंस नहीं है। लेकिन आप ये देखिए किस तरह हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और पानी बना रहे हैं। ये आपके सामने जो मैंने एक चीज लिखी है, इसे कहा जाता है कीमियाई मसावात। इसको कीमियाई मसावात कहा जाता है या फिर इसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। आपकी किताब में कुछ जगहों पे कीमियाई मसावात का लफ्ज़, जबकि कुछ जगहों पे इक्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों एक ही बातें। तो ये कीमियाई मसावात है जब एक रिएक्शन हुआ। अब इसको आप गौर से देखें बच्चों, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए थे, H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, O2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड तोड़ेगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड तोड़ेगा, और जब ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के पानी बनाएंगे। और इस काम के लिए हमें हीट करना पड़ता है। और बच्चों याद रखो, जहाँ पे आपको इस एरो के ऊपर यू एक साइन बना नजर आए, इस साइन का नाम है डेल्टा। तो जहां आपको ये डेल्टा साइन बना नजर आएगा, मतलब हम इसको गर्म कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है इनके बुखारात को, तो उससे पानी के बुखारात बन जाते हैं। तो मैं बता ये रहा हूं कि हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स तोड़ेगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड्स तोड़ेगा और वो नए बॉन्ड बनाएंगे जो कि पानी की सूरत में आएंगे। इस चीज का नाम है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को हमेशा हम शो करते हैं, लिखते हैं, जाहिर करते हैं एक इक्वेशन से जो आपके सामने लिखी हुई है, जिसका नाम है कीमियाई मसावात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और कीमियाई मसावात का कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। कीमियाई मसावात के कितने हिस्से हैं बेटा? कीमियाई मसावात के 3 हिस्से हैं। गौर से देखें, एक कीमियाई मसावात के अंदर एक आपको मिलेगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपस में मिल रही हैं। और एक है उसकी राइट हैंड साइड। ये वो चीज़ें हैं जो इस रिएक्शन के नतीजे में बन रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें जो मिल रही होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती हैं, जो बन रही होती हैं उनको राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। तो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं बच्चों,
उनका नाम है रिएक्टेंट्स। तो जो भी आपको उल्टे हाथ पे, जो भी आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, उन चीजों का नाम है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है बच्चों? रिएक्टेंट्स का मतलब है ऐसी चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। और इक्वेशन की, अब आपको इसको किसी भी तरह क्रैमिंग करने की या रटा लगाने की जरूरत नहीं है। हर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, उल्टे हाथ पे, बाएं जानिब जो भी चीजें मौजूद होंगी, जो भी अशिया मौजूद होंगी, उनका नाम होगा रिएक्टेंट्स। और दाएं जानिब की अशिया की जो चीजें हैं, उनका नाम है प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की सूरत में आ गया। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन के ये दो हिस्से ज़हन में रखें, एक है उसकी बाएं जानिब, एक है उसके दाएं जानिब। तो बाएं जानिब की चीज़ों का नाम रिएक्टेंट्स और दाएं जानिब की चीज़ों का नाम प्रोडक्ट्स। जबकि मैंने अभी शुरू में कहा कि एक कीमियाई मसावात के 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से तो हमने पढ़ लिए। तीसरा हिस्सा क्या है बच्चों? तीसरा हिस्सा दरमियान में मौजूद ये एरो है। तो मेरे अजीज तलबा, इन तमाम इस पूरी इक्वेशन के अंदर बहुत अहम चीज़ है एरो। ये एरो हमें क्या दिखाता है बच्चों? ये एरो हमें दिखाता है समत। इसने हमें यह बताना है कि रिएक्शन किस समत में जा रहा है। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन वापस रिवर्स आ रहा है। तो ये जो एरो है, इस एरो ने हमें समत दिखानी होती है, डायरेक्शन दिखानी होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। अब ये जो एरो हमने लगाया हुआ है, इस एरो ने हमें समत दिखानी है और हमें बताना है कि रिएक्शन कौन सा है। अब ये सिंगल एरो आपको नजर आ रहा है, जबकि मैं आपके सामने एक और रिएक्शन यहां लिखता हूं बच्चों। वो रिएक्शन है हाइड्रोजन का और आयोडीन नाम की एक गैस का। होता ये सॉलिड है, ठोस है, लेकिन हम इस रिएक्शन में इसके बुखारात बनाते हैं, इसको गर्म करके। तो जब कभी भी हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात आपस में मिलाए जाते हैं बच्चों, तो उनसे हाइड्रोजन आयोडाइड नाम का एक सब्सटेंस, एक चीज बन जाती है। तो चूंकि बिल्कुल हम किताब को शुरू से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल पहला टॉपिक है, तो मैं ऐसे तमाम कंपाउंड्स और मुरक्कबात का नाम भी साथ लिखता जाऊंगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स को मसला ना हो। ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की फॉर्म में यहां बनेगा और इसका कोई रंग नहीं होता, ये बेरंग होता है। ये बड़ी अहम बात है जिसको आप सारे बच्चों ने ज़हन में रखना है कि ये बेरंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ये जो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दिया है, इसकी मसावात लिख दी है, इसमें एक छोटा सा मसला है। वो मसला क्या है? चूंकि मैंने पहले आपको ये रिएक्शन समझाया, इसलिए मैंने उसमें सिंगल एरो लगाया, यहाँ भी सिंगल एरो लगाया है, लेकिन इसमें अगर आप इसको यूं लिखेंगे आप गलती कर जाएंगे। पेपर चेक करने वाला शख्स या टीचर आपके मार्क्स काट लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने ये सिंगल एरो लगाना ही नहीं है। इस रिएक्शन में आपने हमेशा एक डबल एरो लगाना है, इस तरह। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम केमिकल रिएक्शन यहां पढ़ रहे थे बच्चों, उसकी 2 अकसाम हैं। एक किस्म ये लिखी हुई है, एक किस्म ये लिखी हुई है। एक के अंदर हमें सिंगल एरो नजर आ रहा है, एक के अंदर हमें डबल एरो नजर आ रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को नहीं अगर समझना चाहते हैं तो आपको इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए। तो पहले आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर वापस कि अगर सिंगल एरो लगा हो तो बच्चों हम उसको किस तरीके से और किस नाम से पुकारते हैं। अगर किसी रिएक्शन में सिंगल एरो लगा हो तो हाँ, आप तमाम बच्चों ने उस रिएक्शन को कहना है कि वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है। बच्चों, वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखें, अब ये सिंगल एरो का मतलब क्या है?
कि सिर्फ ये जो हिस्सा है रिएक्टेंट्स के ऊपर, जिन्हें मुतामलात भी कहा जाता है, ये रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और इनके मिलने से पानी बन रहा है और रिएक्शन खत्म। ऐसे रिएक्शन का नाम है इर्रिवर्सिबल। आप लफ्ज पे गौर करें, इर्रिवर्सिबल मतलब वापस ना आने वाला। तो ये वापस नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको सिंगल एरो से शो किया कि ये सिर्फ यहां से निकला और इधर खत्म। जबकि ये जो डबल एरो वाला रिएक्शन है बच्चों, जिसके अंदर डबल एरो हमें मिल जाता है, इस रिएक्शन का एक खास नाम है और इस रिएक्शन का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये है बेटा वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आगे आपका पूरा चैप्टर बेस करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, नाम पे गौर कीजिए। मैं इसको इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी किताब ने दोनों मेथड्स को फॉलो किया है, उर्दू में लिख के उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हुए? ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो पहले इस समत में गए, यानी रिएक्टेंट्स से क्या बने? प्रोडक्ट्स, और फिर प्रोडक्ट से वापस क्या बने? रिएक्टेंट्स। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि ये एक रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये दो रिएक्शंस हैं। दो रिएक्शंस कैसे हैं? पहले नंबर पे जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, जबकि दूसरा रिएक्शन वापस आने वाला है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड ने वापस टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिया। तो इसका मतलब है एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं है बच्चों, वो एक रिएक्शन असल में दो रिएक्शंस के ऊपर बेस करता है, वो इन दो के ऊपर मिलके बनाया गया है। तो एक हिस्सा जिसमें देखें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और दूसरा हिस्सा जब प्रोडक्ट्स वापस जाके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। हम इस हिस्से को नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जबकि इसके इस रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्स रिएक्शन। और इसको रिवर्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये वापस आ रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स की तरफ मामला आ रहा है। जबकि इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ ये फॉरवर्ड जाता है, ये रिवर्स नहीं आता। तो बच्चों यहां से हमें डेफिनेशन पता चल जाती है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की और रिवर्सिबल रिएक्शन की। जबकि दूसरा फर्क आप देखें, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड की चीजें रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? प्रोडक्ट, बस। जबकि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट वापस किस में बना रहे हैं? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये दो बुनियादी फर्क आपने जहन में रखने हैं तमाम बच्चों ने, और अभी हम आगे जाके इनके कुछ और फर्क जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा। इस पूरे रिएक्शन का नाम होगा इर्रिवर्सिबल। ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की जो पढ़ाई है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ यहीं तक है आपके कोर्स में। इसके बाद हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं मेन हमारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों क्या हुआ? ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है और जो वापस रिवर्स आ रहा है। जब वो फॉरवर्ड जाएगा तो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, आपने ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहना है। जब वो वापस आता है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं, तो आपने उसको रिवर्स रिएक्शन का नाम देना है। इससे आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर हमारे बोर्ड के ऊपर मौजूद एक चीज़ जिसको हमने छोड़ दिया था उसे मुकम्मल करना चाहता हूँ कि हम मसावात को बैलेंस करेंगे। बगैर बैलेंसिंग के मसावात छोड़ दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए रूल क्या है, इसका एक बुनियादी असूल अपने दिमाग में बिठा लें। बुनियादी असूल क्या है? बुनियादी असूल है कि जितने एटम्स लेफ्ट साइड पर होंगे, बाएं जानिब होंगे, उतने ही एटम्स दाएं जानिब कर देने हैं। यानी दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देना है। मिसाल के तौर पे अब यहां हाइड्रोजन के हमें दो एटम्स नजर आ रहे हैं, यहां भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन बैलेंस है। जबकि ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, जबकि यहां ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ 2 लगा देंगे। ये ख्याल कीजिएगा कि 2 इस जगह पर नहीं लगाना। सारे बच्चे ध्यान से इस तरफ देखें जहां मैंने इशारा किया हुआ है, आपने यहां 2 नहीं लगाना। अगर आप यहां 2 लगाएंगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर ये पानी नहीं रहेगा। तो आपने यहां पे लगाना है, इस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जो हमने इंशाल्लाह एक अगले टॉपिक के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने 2 लगा दिया। इससे क्या हुआ बेटा, ये जब 2 होता है ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए और यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। लेकिन अब बच्चे हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन यहां 2 हैं जबकि यहां 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गए। तो कोई बात नहीं बेटा, उसको 4 करने के लिए आप यहां भी 2 लगा दीजिए। अब आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है, मसावात बैलेंस हो गई है, और ये मसावात काबिल कबूल है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आप गौर से देखें, 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का मिलके 2 मोल बना रहे हैं पानी के। अब आते हैं बेटा इसी तरह इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। अब आपको खुद ही समझ लग जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करना है। गौर से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गौर से देखें, जब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए बैलेंस और आयोडीन के भी 2 हो गए बैलेंस। तो ये इक्वेशन, ये मसावात इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। और जाहिर है जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लिख रहे होंगे तब भी आप इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगा देंगे और इधर 2 लगा देंगे। तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। मसावात अगर बैलेंस नहीं की तो बच्चों आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 2 हिस्से हमें नजर आ रहे हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो ये आपके पास बच्चों आज एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह हमारे माहौल के अंदर हमें एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमें नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज, हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया है। लेक्चर के एंड पे अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह फर्क है इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर और रिवर्सिबल रिएक्शन में। और ये बात ज़हन में बिठा लीजिए बच्चों, जो सवाल अब हम डिस्कस करने लगे हैं इन दोनों में फ़र्क, ये आपके बोर्ड के पेपर में कई एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है। तो इसको एक अहम सवाल समझ के समझना शुरू कीजिए। तो बेटा पहले फ़र्क पर आते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क क्या है। तो पहला फ़र्क, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने पढ़ लिया कि ये सिर्फ एक समत में जाते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ एक समत में जाते हैं, सिर्फ एक समत, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखें, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की खूबी है कि वो 2 समतों के अंदर ट्रेवल करते हैं, ये 2 समतों में मूव कर सकते हैं, ये 2 समतों के अंदर जा सकते हैं। और वो 2 समतें कौन कौन सी हैं, एक आपके सामने है फॉरवर्ड और एक कौन सी है, रिवर्स। दूसरे नंबर पे अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से सिर्फ ये हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, बस। और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपके सामने है, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में, रिएक्शन खत्म। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बच्चों ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों काम चल रहे हैं। इसके अंदर पहले तो जो रिएक्टेंट्स हैं, इसके अंदर जो पहले रिएक्टेंट्स हैं बेटा, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़ी ही देर बाद वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे
इररिवर्सिबल रिएक्शन को आपने सिंगल एरो से शो करना है, एक एरो लगाना है बीच में ऐसे, तो आपने इसको सिंगल एरो लगा के शो करना है। जैसे मैंने ये रिएक्शन, यानी अभी आप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अपनी किताब को अच्छे तरीके से आगे से जाके देखें, चैप्टर नंबर 10 को देखें, चैप्टर नंबर 12 को देखें, उसमें बहुत सारे आपको रिएक्शंस नजर आएंगे। कुछ रिएक्शंस के अंदर ये सिंगल एरो लगा होगा, कुछ के अंदर ये डबल एरो लगा होगा। तो जो सिंगल एरो वाले होंगे आप अभी से वो समझ जाएंगे कि वो सारे इररिवर्सिबल हैं, और जिनमें डबल एरो होगा वो सारे रिवर्सिबल हैं। बात यहां पर लेकर आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आएगा बेटा कि इसमें हम डबल एरो लगाएंगे, और वो डबल एरो कुछ इस तरह से होगा। ये साइन गौर से देख लें, इस तरह से। तो ये इसका निशान, ये इसकी निशानी होगी। तो आपके सामने अगर 12, 20, 25, 30 रिएक्शंस लिख दिए जाएं, उनकी इक्वेशंस लिख दी जाएं, तो आप बाआसानी पहचान लोगे कि कौन कौन से इररिवर्सिबल हैं और कौन कौन से रिवर्सिबल हैं। चौथे फर्क की तरफ आते हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शंस रुक जाते हैं, ये रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? जिन बच्चों ने अभी तक टॉपिक पढ़ा वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्यों रुक जाते हैं। बच्चों, ये रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि तमाम रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट्स में। रिएक्शन खत्म, रुक गया। मगर जो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये नहीं रुकते, ये बगैर रुके चलते रहते हैं। ये नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? वो इसलिए नहीं रुकते बेटा कि आपके सामने ही है कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, थोड़ी ही देर बाद प्रोडक्ट्स ने वापस किस में आ जाना है? रिएक्टेंट्स में। तो ये रिएक्शन तो नहीं रुकेगा, ये मामला तो चलता रहेगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है दो चीजों का, ए और बी का, और उनके दरमियान में डबल एरो हम लगाते हैं और हम कहते हैं कि ये बना रहा है सी और डी, तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि पहले रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट से क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स, और थोड़ी देर बाद रिएक्शन वापस आ जाएगा। यानी जितना फॉरवर्ड गया उतना ही वापस, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर वापस, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर वापस। ये रुकेगा नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। और ऐसा ही है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस चलते रहते हैं, और हम उसको रोकना चाहें तो रोकते हैं, अदरवाइज ये चलते रहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? जो हालात, जो कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो उन्हीं कंडीशंस में रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में फर्ज कीजिए कि हम इस रिएक्शन को चला रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम ये रिएक्शन चला रहे थे। तो अगर ये रिवर्सिबल है तो आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस ही देना है, इस टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर ये रिएक्शन खत्म होने के चांसेस होंगे। तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस ही प्रोवाइड करते रहते हो बच्चों, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स आएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स आएगा, रुकेगा नहीं। तो बच्चों, ये आपके पास आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर उस तरह से आए नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के साथ ही आपको समझ लग जाएगी कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ ही निकलता है। तो ये बच्चों टॉपिक था जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले पढ़ा। इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल, और उनके दरमियान हमने फ़र्क पढ़ लिए हैं। आपका काम सिर्फ किताब से इसको पढ़ना, बाकी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मुलाकात होगी। थैंक यू जी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, आपने देखा कि हमने इस टॉपिक के अंदर बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया है कि ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक समत में जाते हैं और वापस नहीं आते, उनको इररिवर्सिबल रिएक्शंस, जबकि जो एक समत में जाके वापस भी आ जाएं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। बच्चों, अभी रिवर्सिबल रिएक्शंस की बहुत सारी तफसील अगले लेक्चर्स में आना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर की आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।